हेलो दोस्तों, बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पेट की मॉडल पेपर की तरफ अपनी मुहिम को बढ़ाते हुए एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। हालांकि ये मॉडल पेपर हमने नेट से उठाया है, इंटरनेट से गूगल पे जा कर के खोजबीन करके निकाला है। तो आप समझना, आप भी जाओगे खोजबीन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना सर? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आपसे अपने आज के सेशन की। भाई वीडियो को सब लोग पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो सर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों ने पढ़ी है, आपके सर ने अच्छे से पढ़ाया है। उसमें आप समझ पा रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी, आपको पता है उन्होंने बताया था कि भाई सिंधु लिपि ही थी। आपने समझ पा रहे हो ना भाई, ये सीधे सीधे कह रहे हैं सिंधु लिपि ही थी। ठीक है भाई, अगर हम बात करें तो ये सिंधु लिपि ही थी। ठीक ना भाई? तो एक तो ये सिंधु लिपि ही हो गई, इसको भाई हड़प्पा लिपि भी बोला जाता है। बात समझ पा रहे हो? हड़प्पा लिपि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हड़प्पा लिपि। हड़प्पा लिपि भी बोला जाता है। कभी कभी इसे सरस्वती लिपि भी बोला जाता है, ये भी ध्यान देना। कभी कभी इसे सरस्वती लिपि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? सरस्वती लिपि। ठीक ना? क्या बोला जाता है भाई? सरस्वती लिपि भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रहे, सिंधु सिंधु लिपि हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की वजह सिंधु घाटी लिपि भी बोल देते हैं कुछ लोग। स्पेशली आप समझो सिंधु लिपि, हड़प्पा लिपि या सरस्वती लिपि की बात है, तो आप ऐसे लिपि में आप क्या करोगे? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मानोगे। उसके बाद तमिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, अरबी लिपि, ये सब तो बाद में आई भाई। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा भाई, इसके इनमें से कोई नहीं, आपका उत्तर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आते हैं, कह रहा है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है भाई। तो ऋग्वेद में टोटल आपके कितने मंडल है भाई? 10 मंडल है। तो आसान सवाल है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है भाई? 10 मंडल है। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सबको पता है, महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। भाई मोक्ष का मतलब मृत्यु से है, ये आप समझना। मोक्ष का मतलब मृत्यु से है। ठीक है ना भाई? मृत्यु से है, ये ध्यान में रखना। मोक्ष का मतलब मृत्यु से है। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप समझ सकते हो, खासकर उन जो भी व्यक्ति आपके लिए अच्छा काम करके जाते हैं, महापुरुष टाइप के हों, महंत टाइप के हों, या कोई भी सन्यासी टाइप के व्यक्ति हों, जिनमें आपके प्रति इज्जत की भावना होती, तो आप उनके लिए मृत्यु के बजाय मोक्ष की प्राप्ति को आप बोलते हो। ठीक है ना भाई? तो पावापुरी में हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? कह रहा है गुप्त शासन में, गुप्त का शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता है? क्या कहलाता था? तो गुप्त शासन में नगर का जो मुख्य अधिकारी होता था, मुख्य अधिकारी पुरपाल कहलाता था। ठीक है ना भाई? तो क्या कहलाता था? पुरपाल कहलाता था। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म भाई 1483 ईस्वी में हुआ था। हालांकि सवाल बहुत ज़्यादा बाबर का जन्म कहता है मुगल शासन की स्थापना किस किस वर्ष हुई थी? तो जब बाबर आया था भारत में तभी मुगल शासन की स्थापना होगी भाई। बाबर कब आया था भारत में? बाबर आया था 1526 में। ये ध्यान दे, बाबर 1526 में आया था। तो उत्तर तुम्हारा 1500 क्या हो जाएगा भाई? 26 हो जाएगा। तो आपका उत्तर 1526 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो आपका उत्तर 1483 होगा, क्योंकि बाबर के जन्म की बात आएगी तो 1483 हो जाएगा। ठीक है ना भाई? बात समझ पा रहे हो? 1483 हो जाएगा। कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया था? तो भाई सीधी सी बात है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में ही रद्द कर दिया था। तो आपका उत्तर पहला ही 1911 हो जाएगा। ठीक है ना भाई? आपका पहला ही उत्तर 1911 सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला उत्तर 1911 सही हो जाएगा। अब आगे सवाल आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। ठीक है ना? क्यों कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। अब विजय लक्ष्मी पंडित, पहली राज्यपाल की बात करेगा तो विजय लक्ष्मी पंडित आएगा। ठीक है ना भाई? समाज सेविका की बात करेगा तो फिर सरोजिनी नायडू आ जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हो? तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपका विजय लक्ष्मी पंडित नहीं, एनी बेसेंट हो जाएंगे। ठीक है ना?
हेलो दोस्तों, बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पेट के मॉडल पेपर की तरफ अपनी मुहिम को बढ़ाते हुए एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। हालांकि ये मॉडल पेपर हमने नेट से उठाया है, इंटरनेट से गूगल पे जा कर के खोजबीन करके निकाला है। तो आप समझना, आप भी जाओगे खोजबीन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना सर? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आपसे अपने आज के सेशन की। भाई वीडियो को सब लोग पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों ने पढ़ी है, आपके सर ने अच्छे से पढ़ाया है। उसमें आप समझ पा रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी, आपको पता है उन्होंने बताया था कि भाई सिंधु लिपि ही थी। आपने समझ पा रहे हो ना भाई? ये सीधे सीधे कह रहे हैं सिंधु लिपि ही थी। ठीक है भाई? अगर हम बात करें तो ये सिंधु लिपि ही थी। ठीक ना भाई? तो एक तो ये सिंधु लिपि ही हो गई, इसको भाई हड़प्पा लिपि भी बोला जाता है। बात समझ पा रहे हो? हड़प्पा लिपि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हड़प्पा लिपि। हड़प्पा लिपि भी बोला जाता है। कभी कभी इसे सरस्वती लिपि भी बोला जाता है, ये भी ध्यान देना। कभी कभी इसे सरस्वती लिपि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? सरस्वती लिपि। ठीक ना? क्या बोला जाता है भाई? सरस्वती लिपि भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रहे, सिंधु सिंधु लिपि हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की वजह सिंधु घाटी लिपि भी बोल देते हैं कुछ लोग। स्पेशली आप समझो सिंधु लिपि, हड़प्पा लिपि या सरस्वती लिपि की बात है तो आप ऐसे लिपि में आप क्या करोगे? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मानोगे। उसके बाद तमिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, अरबी लिपि, ये सब तो बाद में आई भाई। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा भाई। इसके इनमें से कोई नहीं, आपका उत्तर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आते हैं, कह रहा है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है भाई? तो ऋग्वेद में टोटल आपके कितने मंडल है भाई? 10 मंडल है। तो आसान सवाल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है भाई? 10 मंडल है। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सबको पता है महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। भाई मोक्ष का मतलब मृत्यु से है, ये आप समझना। मोक्ष का मतलब मृत्यु से है। ठीक है ना भाई? मृत्यु से है, ये ध्यान में रखना। मोक्ष का मतलब मृत्यु से है। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है तो आप समझ सकते हो, खासकर उन जो भी व्यक्ति आपके लिए अच्छा काम करके जाते हैं, महापुरुष टाइप के हों, महंत टाइप के हों, या कोई भी सन्यासी टाइप के व्यक्ति हों जिनमें आपके प्रति इज्जत की भावना होती, तो आप उनके लिए मृत्यु की बजाय मोक्ष की प्राप्ति को आप बोलते हो। ठीक है ना भाई? तो पावापुरी में हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? कह रहा है गुप्त का शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता है? क्या कहलाता था? तो गुप्त शासन में नगर का जो मुख्य अधिकारी होता था, मुख्य अधिकारी पुरपाल कहलाता था। ठीक है ना भाई? तो क्या कहलाता था? पुरपाल कहलाता था। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म भाई 1483 ईस्वी में हुआ था। हालांकि सवाल बहुत ज़्यादा बाबर का जन्म कहता है मुगल शासन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जब बाबर आया था भारत में तभी मुगल शासन की स्थापना होगी भाई। बाबर कब आया था भारत में? बाबर आया था 1526 में। ये ध्यान दे, बाबर 1526 में आया था। तो उत्तर तुम्हारा 1500 क्या हो जाएगा भाई? 26 हो जाएगा। तो आपका उत्तर 1526 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो आपका उत्तर 1483 होगा क्योंकि बाबर के जन्म की बात आएगी, तो 1483 हो जाएगा। ठीक है ना भाई? बात समझ पा रहे हो? 1483 हो जाएगा। कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया था? तो भाई सीधी सी बात है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में ही रद्द कर दिया था। तो आपका उत्तर पहला ही 1911 हो जाएगा। ठीक है ना भाई? आपका पहला ही उत्तर 1911 सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला उत्तर 1911 सही हो जाएगा। अब आगे सवाल आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। ठीक है ना? क्यों कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। अब विजय लक्ष्मी पंडित, पहली राज्यपाल की बात करेगा तो विजय लक्ष्मी पंडित आएगा। ठीक है ना भाई? समाज सेविका की बात करेगा तो फिर सरोजिनी नायडू आ जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हो? तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपका विजय लक्ष्मी पंडित नहीं, एनी बेसेंट हो जाएंगी। ठीक है ना?
भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? तो भारत में भाई होम रूल लीग जिसने शुरू किया था वो भी एक तरीके से एनी बेसेंट, इसका उत्तर हो जाएगा। एनी बेसेंट ही थी जिन्होंने भारत में होम रूल लीग शुरू किया था, ठीक है ना भाई। तो एनी बेसेंट इसका भी उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? तो यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे भाई? तो महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। समझ में आया? उत्तर आपका पहला ही सही हो जाएगा। यानी यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन था, कि इसके प्रकाशक कौन थे भाई? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी करते थे, ठीक है ना। तो ये आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। सबको पता है लगभग लगभग, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। चौरी चौरा हत्याकांड की बात करें तो भाई सबसे पहले तो आपका महीना फरवरी आ जाता है, ये दिमाग में रहना चाहिए। कौन सा? फरवरी महीना होना चाहिए भाई, ये दिमाग में होना चाहिए। फरवरी कौन सा महीना भाई? फरवरी, ये दिमाग में सबका होना चाहिए और यही तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर कर देगा। तो फरवरी में आप आ गए, तो फरवरी 5 फरवरी 1922, यानी 5 फरवरी 1922 भाई आपका उत्तर हो जाएगा। 5 फरवरी 1922। कभी कभी 4 फरवरी की भी चर्चा करता है, आप निश्चिंत रहिएगा। 4 फरवरी आएगा तो भाई वो भी या तो 5 ही देगा या तो 4 ही देगा। फिलहाल में आपने इस ऑप्शन के अनुसार आपको 5 फरवरी टिक करना है। कहीं कुछ किताबें 4 फरवरी लिख देते हैं, कुछ किताबें 5 फरवरी लिख देते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो 4 फरवरी या तो 5 फरवरी। आप उसको टिक कर देंगे, ठीक ना भाई? समझ पा रहे हैं? ये आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय, ठीक है भाई, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है भाई? कोटा की बात कर रहा है, बाड़मेर की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप समझना, बाड़मेर की बात कर रहा है, फिर जैसलमेर की बात कर रहा है, चूरू की बात कर रहा है। तो आप समझ जाना भाई, ये चूरू की बात करें, जैसलमेर की बात करें और आपका यहाँ पे बाड़मेर की बात करें या कोटा की बात करें, तो इन तीनों में भाई केवल चारों में केवल कोटा एक ऐसा है जहाँ मरुस्थल नहीं है, ठीक है ना भाई। ये मरुस्थलीय जिला नहीं है, बाकी तीन के तीनों आपके क्या हो जाएंगे? मरुस्थलीय जिला हो जाएंगे। तो राजस्थान के बाकी चाहे बाड़मेर की बात करें, चाहे आपके जैसलमेर की बात करें, चाहे आपके चूरू की बात करें, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे भाई? ये सारे के सारे आपके मरुस्थलीय जिला हो जाएंगे। केवल एक ऐसा आपका कोटा है जो कि आपका मरुस्थलीय जिला नहीं होगा, ठीक है ना भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोटा। अब कह रहा है भारत में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है भाई? तो आप सबको पता है भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, आप आसानी से सब लोग जान रहे हो। कोई बात नहीं, इसमें आंध्र प्रदेश उत्तर नहीं हो सकता भाई, तमिलनाडु भी उत्तर नहीं हो सकता, गुजरात भी उत्तर नहीं हो सकता। क्या होगा भाई? केरला होगा, सबको पता है। यानी सबरीमाला कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। अब आगे देखो, सवाल कर रहा है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पहली बात तो आपको समझना होगा भाई, भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति होते हैं तो समझ जाओ वो गर्मी से पीड़ित होते हैं। यानी तो वन भी जो भी होंगे वो गर्मी वाले होंगे, यानी उष्णकटिबंधीय वन। आप समझ पा रहे हो ना भाई? 23.5 डिग्री चाहे ऊपर जाओ चाहे 23.5 डिग्री नीचे जाओ, आपने मिलना क्या है भाई? उष्णकटिबंधीय वन मिलना है, ठीक है ना भाई। उष्ण घास स्थल नहीं, शंकुधारी वन भी नहीं कहेंगे, पतझड़ी वन भी नहीं कहेंगे। यानी भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? आपने उत्तर इस पे क्या देना है? उष्णकटिबंधीय वन देना है, ठीक है ना भाई, उष्णकटिबंधीय वन। आगे चलते हैं भाई। राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो आपको पता है भाई, राजस्थान के किस नदी से अगर बात करें तो भाई आप सीधे सीधे उत्तर लगा सकते हैं, सतलज नदी। क्या लगा सकते हैं भाई? सतलज नदी। रावी नहीं होगा, ब्यास नहीं होगा, चिनाब नहीं होगा भाई, सतलज नदी। यानी राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो इंदिरा गांधी नहर को भाई सतलज नदी से निकाला गया, ठीक है ना भाई। सतलज नदी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं। कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? तो आपको पता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबको पता है, अनैमुदी जो चोटी होती है ये सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो अनैमुदी आपकी क्या हो जाएगी भाई? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? अनैमुदी आपकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो कह रहा है कौन सा बैंक किसी और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? भाई देखो सीधी सी बात है, आईडीबीआई नहीं होगा, आईएफसी नहीं होगा, सबको पता है। कृषि की बात करते हैं तो आपका सीधे सीधे नाबार्ड हो जाता है। नाबार्ड अगर है ऑप्शन में तो आप सीधे टिक कर देना। नाबार्ड आपका, नाबार्ड एक ऐसी संस्था, एक ऐसा एक प्रकार का बैंक है जिसने लघु उद्योग में लोगों को एकदम बहुत बढ़िया ऑप्शन, जो छोटे उद्योग करना चाहते हैं उनको आपका ऋण देता है, ठीक है। और कृषि से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें जो भी चीज़ें पास होती हैं, जो भी रकम पास होती है वो सब नाबार्ड के जरिए, ठीक है ना भाई। तो आपका अगर कृषि से रिलेटेड किसी बैंक की चर्चा करता है तो सीधे आपने क्या लगा देना है? नाबार्ड लगा देना है। आपका ऑप्शन नाबार्ड सही हो जाएगा। यानी अगर हम चर्चा करें कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है तो सर नाबार्ड हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना भाई, नाबार्ड उत्तर हो जाएगा। आगे चलते सर, CRR, ठीक है ना,
CRR क्या होता है भाई? तो CRR क्या होता है भाई? आप देख रहे हो, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसे उधार लेता है, तो भाई वो तो आपका बैंक दर हो जाता है, चाहे दे या ले। या वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसे उधार लेता है, यानी आपका ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई? बैंक दर होते हैं, इन सब पे कोई दिक्कत नहीं होता। आपने देखो, वह दर जिस पर RBI विदेशी बैंकों के साथ बिक्री और पूंजी संपत्ति की खरीद का फैसला करता है, भाई ये सब दर आपका, यानी CRR का स्पेशली मतलब कहते हैं या एक प्रकार का नगदी का अनुपात है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है इसे भाई। क्या बोला जाता है इसे? कैश बोला जाता है। ठीक है, समझ जाना, कैश, ये है भाई, कैश है। फिर कैश रिजर्व, अरे भाई इसको ऐसे समझ लो, कैश रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो भाई, वो बात समझ पा रहे हो? तो कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा आपका CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है? बैंक क्या करता है, RBI क्या करता है भाई? कुछ लोगों का, जैसे तुम्हें ऋण दे रहा है या बैंकों को ऋण दे रहा है, तो कुछ ऋण का कुछ भाग वो क्या करता है, कागजी रूप में अपने पास रख लेता है, आपका साइन वगैरह करवा करके। यानी इतना अमाउंट आपका अपने पास रखा रहता है, इमरजेंसी केस में आपको ज़रूरत पड़ती है तो देता है। यानी एक तरीके से जैसे कहते नहीं है भाई, कुछ सिक्योरिटी दो, तो एज अ सिक्योरिटी ये क्या करता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है या नकदी का अनुपात है, जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। ठीक है ना भाई? तो ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो CRR। ठीक है ना भाई? आगे आते हैं। कह रहा भारत में वाणिज्यिक कर टैक्स कौन लगाता है? तो भारत में वाणिज्यिक कर या टैक्स कौन लगाता है भाई? तो आपका राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है। केंद्र और राज्य, देखो भाई, वाणिज्यिक कर की जब टैक्स की बात करेगा तो ओनली केंद्र सरकार लगाएगा और कोई नहीं लगाता भाई। टैक्स को पास कौन करता है? ठीक है, वाणिज्यिक कर को, ये भाई वाणिज्यिक कर को केवल केंद्र सरकार पास करता है, तो केंद्र सरकार लगाएगा और कोई नहीं लगाएगा भाई। आगे आते हैं। भारत में प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? ये प्रतीक चिन्ह भाई आप बना लो, यहाँ पे शायद खो गया होगा। ये प्रतीक चिन्ह ये वाला है, रुपया वाला, समझ गए हो ना भाई? ये रुपया वाला प्रतीक चिन्ह। तो कह रहा है कि भारत में ये इस रुपये वाले प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? तो सर भाई देखो, D उदय कुमार जी ने इसको डिजाइन किया था। D उदय कुमार जी आपके उत्तर हो जाएंगे। 19 का क्या हो जाएगा भाई? D उदय कुमार। तो यानी भारत में रुपये प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था भाई? किसने डिजाइन किया था सवाल आएगा, तो D उदय कुमार जी हो जाएंगे, यानी D उदय कुमार जी ने डिजाइन किया था। आगे बढ़ते हैं भाई। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी भाई? तो चौथी पंचवर्षीय, हालांकि आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपके, चाहे ऑफलाइन की बात हो चाहे ऑनलाइन की बात हो, भाई आपको पढ़ाते रहेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। वो तो आपको बकायदा पढ़ाते हैं। हम तो बस ये आपको, मैं क्या कर रहा था कि भाई मुझे तो क्वेश्चन आंसर्स आपके करवाने हैं, ताकि आप ढेर सारे क्वेश्चन से रूबरू हो सकें। तो आप इसको समझिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि की अगर चर्चा करेगा तो आप समझ जाइए कि ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, अप्रैल 1969 से मार्च 1974। देखो पहली बात तो समझ जाना, एक मोटा मोटी आप समझ जाओ, जो भी पंचवर्षीय स्टार्ट होता है योजना, वो अप्रैल से, हमारा भाई देखो, अगर वाणिज्यिक ईयर माना जाए तो वाणिज्यिक ईयर सर हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, अप्रैल से स्टार्ट होता है, ये समझ जाना, अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और कहाँ तक जाता है? 31 मार्च तक जाता है, ये समझ जाओ। मार्च यानी बीता हुआ मार्च, एक साल पूरा बीत जाने के बाद 31 मार्च तक जाता है। तो ये ध्यान रहे, हमारा ये आपका होता क्या भाई? ये हमारा होता वाणिज्यिक ईयर। तो जो भी भाई पंचवर्षीय योजना लागू भी होंगी, ये वाणिज्यिक ईयर में लागू होंगी, तो मार्च तो वैसे भी नहीं होना, यानी जो भी होना है अप्रैल से शुरुआत होना है। तो खैर 1969 से मार्च 1974 तक जाएगा भाई, अप्रैल 1969 से मार्च 1974 तक। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? देखो भाई, आत्मा का सवाल आएगा दो के, जिसे कहेगा भारतीय संविधान की आत्मा, दो तरीके से दो लोगों ने कहा। एक तो भारतीय संविधान को किस भाग, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो भाई देखो, पहली चीज़ है आप समझ जाओ, सबसे पहला ही उत्तर आपका सत्य हो जाएगा। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब बात आती तो उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि हमारे संविधान की जो आत्मा है सर, वो हमारी प्रस्तावना ही है।
तो आपने समझ लेना है कि प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। लेकिन सर अगर अनुच्छेद की चर्चा करेंगे, ध्यान रहे, अगर अनुच्छेद की चर्चा करेगा तो D.R. अम्बेडकर की अगर हम चर्चा करें, D.R. अम्बेडकर की चर्चा करें, ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हो ना, अम्बेडकर की चर्चा अगर हम अम्बेडकर की चर्चा अगर हम करें भाई, तो D.R. अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32, क्या भाई, आर्टिकल 32, ये ध्यान दे, आर्टिकल 32 को क्या कहा गया भाई, आर्टिकल 32 को, ठीक ना भाई, समझ पा रहे हो, आर्टिकल 32 को आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है, आर्टिकल 32 को कहा गया है क्या, संविधान की आत्मा, बात समझ जाना। तो आर्टिकल 32 को भी अगर भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे तो आर्टिकल मौलिक कर्तव्य नहीं भाई, मूल अधिकार में आता है, मूल अधिकार में आता है, आर्टिकल 32 आता है। आर्टिकल 32 को क्योंकि मूल अधिकार 35 तक जाता है, तो जो मूल अधिकार आर्टिकल 32 है, हालांकि उसमें चर्चा होगी आर्टिकल 32 की, तो उस आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल वैसे अगर किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाएगा तो प्रस्तावना को कहा जाएगा। यहाँ के अनुसार आपका प्रस्तावना सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। कह रहा है आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो भाई आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल, समझ पा रहे हो ना भाई, आर्टिकल क्या हो जाएगा 21A। आर्टिकल 21A में क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार भी भाई उनका मूल अधिकार है, तो इनको शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार पूरी व्यवस्थाएं कराएगा, इवन केंद्र सरकार का भी शेयर होता है इसमें, और लोगों मिल करके आपको 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का पूरी व्यवस्था की जाती है, ठीक है ना। यानी इतने तक के बच्चों को तो सरकार पढ़ाएगी, उसके बाद आप अपने अनुसार पढ़ते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। देखो भाई सबको पता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी अपनाया जाता है, एकल संक्रमण भी अपनाया जाता है, और अप्रत्यक्ष मतदान भी अपनाया जाता है। ये तीनों मिल करके भाई ये सभी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये एक मोटा मोटी समझना भाई, इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेते हैं, तो समझ जाना, हमारे संसद के सदस्य जिनको हम सांसद बोलते हैं भाई, सांसद, ये समझ जाना, जिनको हम सांसद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांसद। तो ये हमारे सांसद जो होते हैं भाई ये भाग लेते हैं, क्लियर है। और हमारे विधायक जिसको हम MLA बोलते हैं, विधायक, समझ पा रहे हो, तो विधायक भी हमारे भाग लेते हैं इसमें। तो ये समझ जाना, सांसद और विधायक हमारे इसमें भाग लेंगे, क्लियर है, विधायक। तो सांसद और विधायक जी हमारे भाग लेते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में, ये ध्यान रहे। और सांसद का वेटेज ज़्यादा होता है, ये इनका वेटेज भाई ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सांसद का वेटेज ज़्यादा रहेगा, ध्यान रहे, एज कम्पेयर टू विधायक यानी MLA, यानी जो आपका MP होता है, MP का वेटेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू MLA, ये माइंड में होना चाहिए आपके। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखो एक बात होता है, लोकसभा का विखंडन हुआ तो मंत्रिपरिषद खत्म हो जाता है भाई, सामूहिक रूप से। देखो चर्चा, एक बात देखो जैसे कहते हैं ना कि आपका कीवर्ड ये सामूहिक है भाई, कीवर्ड सामूहिक है, यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। केवल एक किसी मंत्री की बात करेंगे, किसी एक मंत्री की बात करेंगे तो नहीं, अगर पूरे मंत्रिपरिषद की चर्चा करते हैं तो भाई लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये नोट कर लेना, किसके प्रति भाई, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक ना भाई। तो ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखो भाई आता है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। भाई ध्यान देना, गवर्नर जनरल की मैं बात करूं, यहाँ पे चर्चा करते हैं, कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, और मैं चर्चा करता हूं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर की, स्वतंत्र भारत के पहले। फिलहाल आप समझ जाओ ये जो गवर्नर जनरल लिखा है, मोटा मोटी इनको आप वायसराय भी समझ सकते हो, ठीक है ना भाई, क्या समझ सकते हो, वायसराय। आपने पता है भाई ना कि बाद में चल करके ये राष्ट्रपति का रूप ले लेते हैं, किसका रूप ले लेते थे भाई, प्रेसिडेंट का, किसका,
प्रेसिडेंट का, ठीक ना भाई, प्रेसिडेंट का रूप ले लिए भाई। तो आगे चल करके ये प्रेसिडेंट का रूप ले लेते हैं। फिलहाल मैं चर्चा करता हूँ वायसराय की, यानी गवर्नर जनरल की। तो अगर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की बात करेगा भाई तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक ना। अगर कहेगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा स्वतंत्र भारत के, ठीक है ना भाई। या आप ये कह दो कि स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो भी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, या भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो भी लॉर्ड माउंटबेटन। यानी जब तक ये नहीं कहेगा, अगर चर्चा करता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी। अगर बात करता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी। समझ पा रहे हो बात को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो भी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो भी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय या अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो भी राजगोपालाचारी, या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो भी राजगोपालाचारी। यानी हर केस में आपने राजगोपालाचारी को लगा देना है। क्लियर है भाई। अब बात करेगा लॉर्ड माउंटबेटन तभी होंगे जब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, जब स्वतंत्र भारत के अंतिम कौन से गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात करेगा तो भी लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन फिलहाल इस सवाल के अकॉर्डिंग आपका ये उत्तर गलत हो जाएगा, ये उत्तर गलत हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे भाई आपके, समझ पा रहे हो, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कह रहा है कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस कहाँ पर है भाई, सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, इस पे तो कुछ बोलना ही नहीं है। कोशिका का शक्ति गृह या जो पावर हाउस जो कहा जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एकदम सटीक उत्तर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। आगे आते हैं, कह रहा कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है भाई, इसको ध्यान दे लेना। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, चलो देखते हैं कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। सर देखो यहाँ पे बात करते हैं, प्रतिरोध का मात्रक सर ओम होता है, बिल्कुल सही है, ठीक। आगे आते हैं, विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा अगर सोचते हैं तो यहाँ गड़बड़ हो गया भाई। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक भाई जो होता है ये आपका होता है एम्पियर। क्या होता भाई, एम्पियर। क्या होता है भाई, एम्पियर होता है, समझ पाए भाई, एम्पियर होता है। और आपने क्या यहाँ पे लिख दिया भाई, वोल्ट लिख दिया, वोल्ट गलत हो गया। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट विभव का मात्रक होता है। वोल्ट किसका होता है भाई, वोल्ट जो होता है ये विद्युत विभव का मात्रक होता है, विभव, विभव, ठीक ना भाई, विभव का मात्रक होता है भाई, बस समझ में है, विभव का। तो ये ध्यान रहे, ये विद्युत विभव का मात्रक होता है, लेकिन ये विद्युत धारा की बात करा तो एम्पियर हो जाएगा। आपने ये भी उत्तर गलत कर दिया भाई, तो गलत हो जाएगा, बात समझ पा रहे हो। ये विद्युत, बाकी तापमान का कोवर्किन होता है, कोई दिक्कत नहीं। कार्य का अर्घ होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये छोटी मेजरमेंट है, सारे के सारे सही हैं। प्रतिरोध का ओम भी सही है, ये ठीक है भाई, ये ठीक है, ये भी ठीक है भाई, कार्य का अर्घ ये भी ठीक है। बस आपका विद्युत धारा का सर एम्पियर होता है, लेकिन आपने लगा दिया वोल्ट, वोल्ट जबकि विभव का होता है, तो आपका यही उत्तर गलत हो जाएगा भाई। तो यानी आपका ये बी ऑप्शन टिक कर देना, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अगर हम चर्चा करें भाई तो कह रहा है कि प्रमस्तिष्क, ठीक, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा, सॉरी ऑब्लांगेटा, और मेरुरज्जु। भाई सबसे बड़े भाग की अगर बात करें तो प्राण मस्तिष्क होता है, ठीक है ना भाई, सबसे बड़े। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा,
तो प्राम मस्तिष्क हो जाएगा। क्लियर है, प्राम मस्तिष्क आपका हो जाता है। आगे आते हैं, अम्लराज या एक्वारेजिया जो बोला जाता है, एक्वारेजिया या अम्लराज, इसमें कह रहा है कि सांद्र और क्या कह रहा है भाई, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का जो अनुपात होता है वो क्या होता है भाई। देखो ध्यान रहे, 1:3 है, 3:1 है, 2:3 है, 3:, देखो अनुपात जो आएगा उल्टा सीधा करके आएगा। आपको ध्यान देना है, इसमें HCl की जो मात्रा होती है भाई, HCl की मात्रा इसमें 3 भाग होगी, और HNO3 की मात्रा जो इसमें होगी भाई वो 1 भाग होगी, और आपका रेशियो बीच में बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा, 3:1। यानी आपका बी ऑप्शन सही होना चाहिए भाई, 3:1। ठीक है ना भाई, ये पलट के दिया है, यानी HNO3 आगे है, HCl पीछे है, तो आपका 3:1 हो जाएगा उत्तर। क्लियर है, 3:1। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है, बल का मात्रक नहीं है भाई। देखो आप बोलते हो किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सर ये तो सही है, ठीक ना भाई। अगर हम यहाँ पे चर्चा करें, यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो सर ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन तो बल को बोला जाता है, ये भी सही है। डाइन इसका छोटा यूनिट है, ये भी सही है। तो सर गलत क्या है, वाट, वाट तो शक्ति का होता है भाई, किसका होता है, पावर का होता है। आपने फोर्स कह रहे हो, लेकिन वाट तो किसका होता है भाई, पावर का होता है। बात समझ पा रहे हो ना भाई, वाट तो पावर का होता है, शक्ति का होता है। तो आपका ये पावर का हो जाएगा, ये फोर्स का नहीं होगा। बाकी ये तीनों फोर्स के हैं। तो आपका उत्तर कौन नहीं है पूछ रहा है, कौन नहीं है। देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है, तो यानी आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा भाई, आपका उत्तर जो भी सही हो जाएगा, आप यहाँ से समझ पा रहे हो, आपका उत्तर भाई सही हो जाएगा क्या, वाट। ठीक ना, तीसरा नंबर। आगे आते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में, अब देखो थोड़ा मैथ के क्वेश्चन आ गए, इसको ध्यान देना। कह रहा है 35 5/3 में कितने 1/9 है, 35 5/3 में कितने 1/9 है। अब एक बात समझना, जब भी कभी आ जाए ये कितने हैं, तो मैंने तुम्हें चाहे मेंसुरेशन की बात करे, चाहे कहीं की बात करे, कोई चीज़ कितने हैं तो सीधे उसको क्या कर देना होता है भाई, सीधे उसको डिवाइड कर देना होता है, और कुछ नहीं, सीधे उसको क्या कर देना होता है भाई, डिवाइड कर देना होता है। यानी आपसे मोटा मोटी हम कहें तो 35 को पहले इधर सेट कर लो, यानी 35 यहाँ 105 और 5 110, यानी आप क्या कहोगे सर 110 है। ठीक है, हम मोटा मोटी अगर यहाँ से कलर को चेंज कर लेते हैं भाई थोड़ा सा, ये देखो, ये अगर हम बात करें 110 35 यहाँ 105 और 5 110 है ना भाई, 110/3 है। अब तुम कह रहे हो इससे इसको भाग दे दो उत्तर आ जाएगा। भाग देने के लिए तुरंत क्या करोगे, पलट के गुना कर दोगे, पलट के गुना कर दोगे सर, उत्तर आ जाएगा। पलट के गुना कर दोगे, 3×3 = 9 हो जाएगा सर, और 11×3 = 33 बराबर क्या आ गया उत्तर में, 11×3 = 33 भाई, 33 आ गया, और एक जीरो बगल में, तो 330 सर, उत्तर हमारा क्या हो गया 330। समझ पा रहे हो बात को, आंसर हमारा क्या हो गया भाई 330। बढ़िया बना दी भाई 330 हो जाएगा, ठीक है ना भाई, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 330, ये ध्यान रहे। क्लियर है, कुछ करना नहीं था भाई, किसी चीज़ को कितना है ऐसा पता करने के लिए जितना कह रहा जिस नंबर की बात करेगा उसको नीचे पर से रख दो और डिवाइड कर दो, यानी डिवाइड करोगे तुरंत उत्तर आ जाएगा। हमने डिवाइड करने के लिए क्या किया, 1/9 से मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, 9/1 हो गया, और 3 से कटा, 3×3 = 9, और 110 उधर गया था, 110 या 330, उत्तर आ गया भाई, उत्तर आ गया भाई, उत्तर आ गया। समझ पा रहे हो बात को ना, उत्तर आ गया भाई। क्लियर है, उत्तर आ गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा सवाल पे, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है भाई देखो, कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देना। कह रहा है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है। यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है भाई, 6600 है। समझ जाना, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या, अगर भाई 30% तुम्हारे, अगर तुम्हारे 30% शिक्षित हैं, 30% अगर तुम्हारे शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे, अशिक्षित भाई ये सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है कि 70% तुम्हारे क्या हो जाएंगे भाई,
अशिक्षित हो जाएंगे। क्लियर है ना भाई? तो बस निकाल दो, क्या दिक्कत है। 66 का 70% निकालो ना, और 66 का 70% निकालो, और 70% का मतलब आप जानते हो क्या, मल्टीप्लाई करा दो किससे, 7/10 से। आराम से 7/10 से मल्टीप्लाई कराओ। एक जीरो से एक जीरो कटेगा भाई, कटेगा। 7 से मल्टीप्लाई करा दो, उत्तर आ गया तुम्हारा भाई। हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ गया। 7×6 = 42 के 2, 7×6 = 42 के 2, हासिल आया 4, और 7×6 = 42, 4 46, 46 हो गया भाई। और बगल में एक जीरो बचा, एक जीरो लगा दो, तो 4620 आपका उत्तर, ये बी वाला सही हो जाएगा। 4620, समझ पाए ना भाई? 4620 आपका उत्तर हो जाएगा, 4620। आगे बढ़ते हैं भाई। 4620, शिक्षित, ध्यान दे लो भाई फिर से, शिक्षित 30% लोगों को बोला गया था, तो अशिक्षित कितने प्रतिशत लोग हो जाएंगे भाई? 70% लोग हो जाएंगे। तो 6600 कुल जनसंख्या है, तो कुल जनसंख्या का हमने क्या निकाल लिया, 70% निकाल लिया भाई। कुल जनसंख्या का हमने 70% निकाल लिया, आसानी से। हमारा 70% का मतलब होता है 7/10, और 7/10 6600 का निकाल लिया, हमारा 4620 उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है एक बाग में 15,625 पौधे इस प्रकार लगवाया गया है कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं जितनी कतारों की संख्या है। प्रत्येक कतार में कितने पौधे भाई? इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें क्या भाई, वर्गमूल। आप समझ पा रहे हो ऐसे सवाल में, या भाई जितनी कतारें, जितनी कतारें, और प्रत्येक कतार में उतने ही व्यक्ति, उतने ही व्यक्ति, समझ पाए? तो 3 3 3 3 और 3, ये भी। तो टोटल कई व्यक्ति हुए, कतार कितनी थी, 1 2 3, प्रत्येक में कितने बैठे थे, 1 2 3, तो 3×3 = 9। यानी कह रहा है देखो कि एक बाग में इतने लगवाए गए, यानी 9 की चर्चा कर रहा है, समझना भाई, 9 की चर्चा कर रहा है। अब कह रहा है कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं, उतने ही पौधे हैं जितनी कतारों की संख्या है। कतारों की संख्या कैसे, कितनी है भाई जी, 1 2 3 है, पौधे भी कितने प्रत्येक कतार में, 1 2 3, यानी यही काम बन गया। यानी टोटल इसने क्या दिया है, 9 दिया है। तुम्हें निकालना कितना है भाई, 3 निकालना है। कितना निकालना है, 3। यानी कुल मिलाकर के अगर हम चर्चा करें, मोटा मोटी अगर हम चर्चा करें, तो आप समझ गए हो कि हमको इसका वर्गमूल निकालना। क्या निकालना भाई, वर्गमूल। यानी 100, ये जो तुम्हारा 5 है, और ये तुम्हारा जो 625 है, इसका मोटा मोटी तुमको क्या करना है भाई, वर्गमूल निकालना है। क्या, वर्गमूल। और इसका वर्गमूल होता क्या है, आप सभी लोग जानते हो, 15,625 का वर्गमूल जो होता है भाई, वो 125 होता है। सबको पता है क्या होता है भाई, 125 होता है। तो आपका ये 125 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा 125। क्लियर है? तो कुल प्रत्येक कतार में कुल कितने पौधे होंगे, 125 पौधे होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है x-3/5 जो होता है, प्लस में x-4/7 बराबर 6-2x-1/35। तो x का मान क्या होगा भाई, 35। सीधे सीधे इसको कुछ नहीं करना, ऐसे इसे सेट करो। 7 को इधर ले जाओ, 7 को इधर ले जाओ, 7x हो गया। ठीक है ना भाई, 7x हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर माइनस में, ये ध्यान देना, और ये 5 को इधर ले जाओगी तो 5x हो जाएगा। ठीक ना भाई, 5x हो जाएगा। 7x हो गया, 5x हो गया। और भाई इधर ध्यान देना, अगर ये बात करेंगे तो 7×3 = 21, ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, 21। माइनस में क्या हो जाएगा, 21। और इधर ये जाएगा तो ये 5×4 = 20, माइनस में क्या हो जाएगा, 20। दोनों माइनस में है, माइनस में क्या हो जाएगा, 20। हो गया ना भाई। अब इस मोटा मोटी इसको अगर बटे में हम करें, अब तो एलसीएम ले लिए थे ना, तो बटे में क्या हो गया भाई, 35 हो गया। और अगर इसको हम बराबर की बात करें, बराबर, हमने बराबर यहाँ पे लगा दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 35 यहाँ जाएगा तो 35×6, तुम कहते हो 35 या 105, तो 35×6 210, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 210। और 210 के साथ में अगर यहाँ पे -2x और -1 इधर निकल जाएगा, ध्यान देना, ये -2x हो जाएगा, तो -2x। ठीक ना भाई, अरे भाई ये -2x हो जाएगा। और बगल में ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आपका 1 हो जाएगा।
और बटे में आपने 35 कर दिया, बटे में आपने 35 कर दिया। अब देखो ये 35 और 35 तो सीधे भाई कट गया ना भाई, ये 35 35 कट गया। अब इधर देखना ये क्या बचा, 21 और 20 टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 41 हो गया, ठीक ना, 41। और 7 और 5 एक्स मिलके क्या बन जाएगा, 7 और 5 एक्स मिलके हो जाएगा 12 एक्स। ये समझ पा रहे हो ना भाई, 7 और 5 एक्स मिलके कितना बन जाएगा भाई, 12 एक्स। कितना हो जाएगा भाई, 12 एक्स, 12 एक्स, ठीक। और 12 एक्स में से ये देखो 2 एक्स जा करके यहाँ पे जुड़ेगा, इधर जाएगा माइनस में, उधर जा करके जुड़ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा भाई, 2 एक्स जाएगा ना। 2 एक्स हो गया, यानी 12 एक्स प्लस में 2 एक्स। अब ये समझना ये दोनों -41 है, यहाँ पे 210 में से एक एक घटे एक जुड़ेगा तो 211 हो जाएगा, और बराबर में जा करके क्या बन जाएगा, ये आपका 211 हो गया, और बगल में आपका क्या जा रहा है, 41 और जाएगा प्लस के साथ में, क्या जाएगा, 41। अब देखो अगर यहाँ हम चर्चा करें ये दोनों मिल करके तो 12 2 14 हो गया ना भाई, 14 एक्स होगा आपका। और 14 एक्स किसके बराबर होगा, 14 एक्स किसके बराबर होगा, देखो 1 1 2 और 4 1 5, तो 52 हो गया भाई, 52। और बगल में आपका 2 हो जाएगा, तो 200 क्या हो जाएगा भाई, 52। और 252 की अगर हम बात करें 14 से काटें तो 14 एकम 14, और उसके बाद क्या बच रहा है 14, और 14 छंग 84, 14 सते 98, 14 अट्ठे 112, यानी 14 एकम 14 और 14 अट्ठे, 14 एकम 14 और 14 अट्ठे क्या हो गया भाई, 112, यानी एक्स का मान क्या आ गया, 18। क्लियर हुआ। यानी आपको कुछ करना नहीं, सवाल लगाना है। सबसे पहले तुमने क्या किया, 7 को यहाँ भेजा तो 7 तरीके 7 एक कम 7, और ये देखो 5 को यहाँ भेजा तो 5 एक कम 5, और ये 7 तरीका 21 माइनस में, 5 चौका 20 माइनस में, तो ये आपका इधर हो गया और नीचे में बैठ गया 35। इधर आए 35 छक्के 210, और इधर जब ये तो भाई एलसीएम में यही रहेगा, 2x आपने माइनस लिया तो -2x हो गया, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो +1 हो गया, और बटे में आ गया आपका 35। 35 से 35 दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब बचा तुम्हारे पास क्या भाई, यहाँ ऊपर वाला भाग बचा, 7 5 12, और 12x के साथ में 2x यहाँ पे जा करके इस साइड में प्लस में चला जाएगा, इधर माइनस में है, तो 12 2 14x बचा। और इधर क्या बचा, इधर आपका 210 और 1 211, और बगल में ये आपका 21 और 20 मिल करके बन जाएगा 41, और 41 जा करके इधर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, 252। और 252 को जब यहाँ से कट करेंगे हम 14 से, 14 एकम 14, और बना यहाँ 1 1 1 11, और बगल में 2 112, और 14 अट्ठे 112, तो उत्तर आपका आ गया भाई 18। बात समझ आया, तो x का मान क्या आ गया, 18। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों में एक निश्चित औसत है, 11 पारियों में एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। देखो बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, मुझे नहीं पता कितना औसत है, ठीक कोई बात नहीं। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बना करके अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। इसका मतलब साफ है सर कि 12वीं पारी में उन्होंने जो 120 रन बनाया उससे इनके औसत में क्या हो गई, 5 रन की वृद्धि हो गई। तो उनका नया औसत क्या होगा। अब ये बात समझना, 12वीं पारी में उन्होंने 120 रन बनाया और 5 रन की वृद्धि कर दी, तो 5 रन की वृद्धि अगर की तो 12वीं पारी टोटल 12 पारी खेला ना, तो 12 पारी में 5 5 रन बढ़े। इसका मतलब साफ है कि इसने हर पारी को कै रन दिए, 12 पारी तक की चर्चा मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब हर पारी को कै रन दिए भाई, 5 रन की वृद्धि किया तो हर पारी को 5 5 रन दिए, यानी टोटल कै रन दिए इसे भाई, कै पारी खेला, 12 पारी खेला, तो टोटल कै रन दिए, 12 25 60 रन दिए। 60 रन टोटल इसने दिए, इसका मतलब 60 रन इसने बांटा है, हर एक पारी को 60 रन इसने बांटा है। और अगर टोटल 120 रन बनाया था भाई, यानी 120 रन में 60 रन इसने बांटा,
तो 60 रन उसके एवरेज के इक्वल रहा होगा, किसके, पुराने एवरेज के। इसका मतलब सर बचा हुआ, सॉरी ये 60 रन है, तो सर यानी जो बचा हुआ 60 रन है, इसमें से अगर 60 रन घटाया जाए, टोटल तो 120 बनाया था ना भाई, तो 60 रन तो इसने बांट दिया। 60 रन बांध करके एवरेज को क्या किया, 5 से बढ़ाया, लेकिन बाकी बचा 60 रन क्यों नहीं बांटा भाई, क्योंकि यो एवरेज के बराबर रहा होगा। तो बाकी बचा 60 रन भाई एवरेज के बराबर रहा होगा, इसलिए इस 60 रन को इसने बांटा नहीं। तो कह रहा है कि 5 रन की वृद्धि कर दी तो उसका नया औसत क्या होगा, यानी पुराना औसत कितना था भाई, 60 था, और कितने की वृद्धि हुई, 5 रन की प्रत्येक में, तो 60 पुराना औसत और उसमें 5 की हो गई वृद्धि और जोड़ दिया गया भाई, तो कितना हो गया, 60 5 65, यानी उत्तर तुम्हारा क्या आ गया, 65। 65 कौन सा है भाई, ऑप्शन देखो आगे, 65 ये है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा भाई, 65। क्लियर हो ना भाई, यानी 120 रन टोटल उसने बनाया, टोटल उसने 120 रन बनाया, और कह रहे हो कि 12 पारियों में उसने 5-5 रन को और बांट दिया। इसका मतलब क्या है कि टोटल उसने बांटा कितना, 12 25 60 रन बांटा। तो 60 रन अगर उसने बांट दिया तो इसका मतलब अब उसका जो नहीं बांटा रन, वो इसका मतलब उसका पुराना एवरेज रहा होगा, पुराने एवरेज के रन के बराबर रहा होगा। तो पुराने रन के एवरेज के बराबर 60 रन हुआ, लेकिन कह रहा अब नया औसत क्या हो जाएगा, तो सब में तो 5-5 रन बांट दिया ना भाई, तो इसको भी तो बटेगा, 60 एवरेज में बढ़ जाएगा ना 5 से एवरेज, तो कितना हो जाएगा, 60 5 65, तो एवरेज तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई, 65 रन हो जाएगा। आपका उत्तर सी सही हो जाएगा, ठीक ना भाई, उत्तर सी सही हो जाएगा। आगे आते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। भाई जान हथेली पर रखना, सीधी सी बात है, अगर जान को आप हथेली पर रख रहे हो भाई, तो खतरे को मोल ले रहे हो, इसका मतलब साथ है। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, जो भी मुहावरे टाइप के वर्ड्स आते हैं ना भाई, उसमें ये ध्यान देना, उसमें आपको ये गौर करना है कि जान हथेली पर रखना, तो अगर यहाँ पे जो हथेली पर, जो जान हथेली पर रखे कहना, तो जान हथेली पर रखने की बात आएगी तो हथेली भी नहीं आएगा, जान भी नहीं आएगा, ये दोनों चीज़ समझना। अगर ऐसा कुछ आ रहा रखने को तो समझा ये गड़बड़ बोल रहा है। तो जान की हथेली के ऊपर रखना ये गलत हो गया भाई। सुविधाजनक कार्य करना, भाई जब जान हथेली पर रख रहे हो, जाने एकदम खतरे वाला काम कर रहे हो, तो सुविधाजनक कैसे हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा भाई। जीवन को संकट में डालना और जान कीमती, देखो भैया जान से आ गया, जान कीमती होना, तो ये भी गलत हो जाएगा भाई। मैंने कहा खतरे का काम करना, इसका मतलब जीवन को संकट में डालना। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना सर, दिस इज द राइट आंसर, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जीवन को संकट में डालना। आगे बढ़ते हैं, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। महादेव भाई सबको पता है शंकर भगवान जी की बात कर रहा है, तो शंकर जहाँ आएंगे वही सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। शंकर आपके सही हो जाएंगे, ब्रह्मा कृष्ण, कृष्ण और विष्णु एक जैसे हो जाते हैं, ब्रह्मा अलग हो जाते हैं, लेकिन सर शंकर इसका महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। काम से जी चुराने वाला, भाई काम से जो जी चुराता है उसी को बोलते हैं क्या, काम चोर, सबको पता है उसी को क्या बोलते हैं, काम चोर बोलते हैं। कर्मठ तो काम करने वाला व्यक्ति होता है, मेहनती भी काम करने वाला व्यक्ति होता है। निर्लज्ज का मतलब जिसको लज्जा नहीं आती, तो यहाँ पे काम चुराने वाले की बात नहीं है, काम खूब करता हो लज्जा ना आती हो, भाई बहुत पैसे वाले घर का व्यक्ति है और लोग कह रहे हैं कि चला गया छोटा छोटा काम कर रहा है उसे लज्जा नहीं आ रही, तो वो अलग केस हो गया वहाँ निर्लज की। काम ना करने वाला व्यक्ति, काम से जी चुराने वाला व्यक्ति भाई काम चोर हो जाता है, ठीक है ना, तो काम चोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दिए गए शब्द की अगर विलोम की चर्चा करेंगे भाई, तो आपका ये क्या हो जाएगा, दिए गए शब्द का विलोम। देखो शोक शब्द कह रहा, शोक का मतलब आप समझ पा रहे हैं, यानी आप बहुत ही क्या कहते हैं, ऐसे कोई दुखमयी घटना घट गई है तो आप शोक कर रहे हैं, उस समय आप शोक का एकदम भाई, तो दुर्भाग्य होता है तभी शोक आता है, सौभाग्य में, देखो दुर्भाग्य सौभाग्य में शोक नहीं आता। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ शोक करने की बात आ रही है, यहाँ सिचुएशन की बात बता रही है, तो ये सिचुएशन दोनों वैसे ही गलत हो जाएगा, सिचुएशन की चर्चा तो कर नहीं रहा है, तो सिचुएशन दोनों गलत हो जाएंगे। भाई शोक का मतलब दुख होता है, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा, यानी पर्यायवाची हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा भाई आपका, हर्ष खुशी मनाना, यानी दिए गए शब्द का विलोम शब्द जो भी है, शोक का मतलब दुख होता है तो हर्ष का मतलब खुशी, तो आपका इसका विलोम हर्ष हो जाएगा, ठीक है ना भाई। कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।
सही वर्तनी क्या होता है? अतिथि गृह। देखो भाई, गृह होता है, ग्रह नहीं होता है। ग्रह वो वाला होता है नवग्रह, ठीक है ना भाई। ये ग्रह का मतलब नवग्रह, ये समझ जाना। ये ग्रह गलत होता है यहाँ के लिए, ग्रह ये नहीं होता है, ये गृह होता है। एक चीज़ तो ये समझ लेना, गृह, ठीक ना भाई, ये गृह होता है, ये सही होता है। तो गृह जहाँ होगा तो ये तो वैसे ही कट गया, ग्रह नहीं होता। अब सीधी अतिथि होता है, तीनों में दोनों में छोटी ई की मात्रा होती है, यही दोनों सही थे, लेकिन यही दोनों सही थे, लेकिन समस्या क्या आ गई, ये तो ग्रह की वजह से गलत हो गया। तो मजबूरी बस हमारा उत्तर अब ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, और कोई दूसरा चारा नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर टिल वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। जैसे बात करते हैं, आई डिसलाइक पीपल विद। अब समझना भाई बात को, इसको पढ़ना, एक एक स्टेप पढ़ना भाई, इससे समझना तुम्हें अच्छे से, समझ जाओगे तो अच्छी बात है भाई। अब समझना, देखो कह रहा है आई डिसलाइक पीपल विद, मैं उन व्यक्तियों को डिसलाइक अपसंद करता हूँ, डिसलाइक करता हूँ, हु जो से समथिंग जो कहते हैं, एंड डू समथिंग एल्स करते हैं, कैसा करते कहते हैं और कैसा करते हैं उन व्यक्तियों को। अब देखो कह रहा मल्टीपल रिलेशन, तो भाई ये बताओ मल्टीपल रिलेशन वाले के साथ काय को आप उसे नापसंद करोगे? कोई मतलब नहीं है भाई, तुम्हारी बहुत रिश्तेदारी है, बहुत संबंध है, तो क्या मतलब है, उससे होना चाहिए, हम उसे डिसलाइक क्यों करें। कह रहा है कि स्ट्रेंज अचीवमेंट, मतलब अजब अजीब अजीब चीज़ों को अचीव करो, तो उससे क्या मतलब है, वो भी आपका गलत थोड़ी ना भाई, अचीव कर सकते हो। कह रहा है मेनी रोल्स, मेनी रोल अदा करो तो क्या उसका नुकसान है। कह रहा है डबल स्टैंडर्ड, ध्यान देना भाई, जो डबल स्टैंडर्ड के व्यक्ति होते हैं, मतलब यहाँ दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो आप समझ जाना इन्हीं व्यक्तियों से स्पेशली डिसलाइक करता है। आपका सेंस ये सही हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समझ जाना, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है ना भाई। डबल स्टैंडर्ड, समझ पा रहे हो ना बात को। कह रहा आई डिसलाइक पीपल विद डबल स्टैंडर्ड, मैं डबल स्टैंडर्ड टाइप के व्यक्तियों को डिसलाइक करता हूँ, क्यों? क्योंकि जो से समथिंग, मैं ऐसे व्यक्तियों को डिसलाइक करता हूँ जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो आप कहते भी हो भाई, तो ऐसे लोगों को आप नापसंद करते हो, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। कह रहा गिवन वेलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस। देखो भाई यहाँ पे 4 जम्बल्ड सेंटेंस दिए गए हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन, ठीक है, दैट गिव अस करेक्ट। देखो भाई गिवन वेलो 4 जम्बल्ड, तो यानी 4 जम्बल्ड आपको देखना है, 4 जम्बल्ड सेंटेंस है, इनको एक साथ करना है भाई, एक साथ आपको करना है भाई। कैसे करोगे? अब देखो इसमें थोड़ा सा एक कठिन सवाल होता है, सीजीएल का सवाल है भाई, ये समझ आना, सीजीएल में पहले ऐसे सवाल ढेर सारे आते थे, तो आप समझो सेंटेंस, देखो वर्ड्स जब आता, वर्ड्स को अरेंज करना होता तब दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन जब सेंटेंस को अरेंज करता होता तो समस्या आ जाती है भाई। तो आप ये ध्यान देना, थोड़ा सा गौर करने का प्रयास करना। सेलेक्ट द ऑप्शन द गिव्स दियर करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, आपने जो ये चारों में से जो करेक्ट वो ऑर्डर है उसको आपको टिक करना है। अभी बात सुन, कह रहा हाउ एवर, कभी कभार या जब कभी, इन टूडेज एवर, ठीक है, चेंजिंग वर्ड, पावर लूम्स आर रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल हैंडलूम टेक्सटाइल। देखो ये बताओ अचानक कैसे ये सेंटेंस आ जाएगा, मेरी बात समझने का प्रयास करना, पहली चीज यहाँ। दूसरी चीज आपने यहाँ पे पहले देख लेना है, जो ए है ही नहीं है तो ए से शुरुआत तो करनी ही नहीं है। अब आपको पकड़ना है कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में बी कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब सर आपको शुरुआत बी से करनी है। अब बी से आप अगर शुरुआत करोगे तो बोलोगे क्या? देखो हम पहले कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं है ये सही हो, लेकिन एक मोर अप्रोप्रिएट हमें दिख रहा है क्योंकि 2 बारी आया, तो आपने ये कोशिश करना है बी को पकड़ने का। देखो ए 2 बारी भी आया है, आप समझ सकते हो, थोड़ा बहुत तो गेस लगा सकते हो, ठीक है ना भाई। चलो हम चलते हैं, अब हो सकता है इधर से कुछ चीज़ें सही हो जाए। देखो बी से शुरुआत करते हैं। हैंडलूम रिफर्स टू द यूज ऑफ वुडन फ्रेम्स। हैंडलूम जो होते हैं वो रिफ़र करते हैं क्या? यूज ऑफ वुडन फ्रेम को रिफ़र करते हैं उपयोग में लाने के लिए, ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्किल्ड आर्टिसियन, ठीक है ना, जो डिफरेंट टाइप के स्किल्ड आर्टिसियन होते हैं, टू वीव फैब्रिक, फैब्रिक को वीव करने के लिए यानी बनाने के लिए, सिलने के लिए, फ्रॉम नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर से। इतना तो चलो हैंडलूम की बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कह रहा है, इसके बाद देखो आगे कह रहा है
फाइबर। अब वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एमंग इंडियन हैंडलूम, देखो हैंडलूम की चर्चा किया, फिर हैंडलूम में से ही ढेर सारे हैंडलूम की, देखो पहले वन ऑफ द समथिंग ये तो बाद में आएगा, पहले हैंडलूम आएगा तभी तो जानेंगे ना भाई। इसका मतलब साफ है, बी के बाद सी आपका आना चाहिए, बी के बाद आपका भाई सी आना चाहिए, तो ये सही बन रहा है। यानी हैंडलूम रिफर द टू द यूज ऑफ द वुडन फ्रेम एंड वेरियस काइंड्स बाय स्किल्ड आर्टिशियंस टू वीव फैब्रिक फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। फिर आगे कह रहा वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एमंग इंडियन हैंडलूम्स। अब देखो हैंडलूम की चर्चा कर दिया, उसमें से इंडियन हैंडलूम्स की बात कर रहा है। इंडियन हैंडलूम्स आर बनारसी टेक्सटाइल, यानी बनारसी टेक्सटाइल जो है वो उनमें से एक है। इन ढेर सारे जो हैंडलूम की आप चर्चा कर रहे हो अच्छे खासे की, उनमें से बनारसी हैंडलूम एक है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात आई। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कह रहा है, अब देखो कह रहा है फिर बनारसी हैंडलूम की चर्चा किया तो बनारसी टेक्सटाइल की चर्चा किया, तो बनारसी टेक्सटाइल के बारे में कुछ बताएगा, तो भाई जाहिर सी बात है इसके बाद बनारसी टेक्सटाइल आना चाहिए। कह रहा बनारसी टेक्सटाइल्स आर मेड विद, ठीक है, ग्लेमिंग गोल्ड, ठीक है, थ्रेड्स एंड वीविंग टेक्निक्स एज ओल्ड एज टाइम। यानी समझ पा रहे हो ना बात, हम ये नहीं, हमें इसके मीनिंग से नहीं मतलब है, हमें इसको वो आप ये समझना बन कैसे रहा, एक एक आपको कीवर्ड क्या मिला। देखो हाउ एवर आया, मान लो ठीक है सेंटेंस बनता, लेकिन हाउ एवर के बाद सीधे सेंटेंस आ जाता, सीधे नाउन आ जाता, कोई अच्छा सा सेंटेंस आता तो बात बन जाती। ये कोई अच्छा सेंटेंस, देखो हैंडलूम टेक्सटाइल पहले ही आ गया, ट्रेडिशनल हैंडलूम टेक्सटाइल्स, यानी हैंडलूम टेक्सटाइल्स की बात पहले होना चाहिए था, तब तो यहाँ देखो सीधे सीधे हैंडलूम टेक्सटाइल की बात किया है, तो टेक्सटाइल के पहले इसने हैंडलूम की बात किया, तो इसका मतलब हमें शुरुआत यहाँ से करनी है। तो हमने बी से शुरुआत किया, अच्छा खासा शुरुआत हुआ, उसके बाद सी पे आए, सी पे बाद अब भाई बनारसी टेक्सटाइल, भाई हैंडलूम किस हैंडलूम की, इस से बनारसी टेक्सटाइल की बात किया। अब बनारसी टेक्सटाइल पे हमें काम करना, तो आगे उसके उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। बनारसी टेक्सटाइल आर मेड विद ग्लेमिंग गोल्ड थ्रेड्स एंड विविंग टेक्निक्स एज ओल्ड एज टाइम, ये बोला। अब इसके बाद कह रहा है हैंडल यहाँ पे हाउ एवर, जब कभी, इन टूडेज एवर, ठीक है, चेंजिंग वर्ड, ठीक है ना, जो पावर लूम आर रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल हैंडलूम टेक्सटाइल। यानी इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद अब ये बताना चाह रहा है कि आजकल की अगर चर्चा करें, हाउएवर कभी कभार क्या किया जाता है कि ट्रेडिशनल हैंडलूम को रिप्लेस कर दिया जाता है, किससे, पावर लूम से। यानी पहले ट्रेडिशनल हैंडलूम होते थे भाई, चरखे की कताई और ढेर सारी चीज़ें जो भी होती रहती थी, लेकिन उन सबको अब एक बड़ी फैक्ट्री के रूप में, एक पावर लूम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, तो इसकी चर्चा करा। यानी आपने अच्छा खासा रिस्पांस देखा बी सी डी और ए के साथ, तो बी सी डी और ए आपका सही आंसर हो जाना चाहिए भाई, बी सी डी और ए आपका सही आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे कहते हैं, आगे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब देखो डायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है, यानी सॉरी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है। कह रहा है रोशन सेड टू मी, रोशन ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, संदीप मेड अ न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिज टीचर, संदीप अपने टीचर के लिए एक नया ग्रीटिंग कार्ड बना रहा है, या मेड बनाया है, संदीप ने बनाया है। देखो पास्ट मैंने तुम्हें बताया है नरेशन में भी, मैंने क्या बताया भाई, जो किसी टीचर ने बताया होगा, मैं तो पहले बच्चों को बता देता, छोटे छोटे बच्चों को, तुम लोग तो अंग्रेजी पढ़ाता नहीं होगा, बताऊंगा। फिलहाल ये समझ जाओ, संदीप मेड अ न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड। बच्चा समझ जाना कि अगर कभी भी कोई भी क्लास पास्ट इंडेफिनिट में होती है तो वो क्या बन जाती है, पास्ट परफेक्ट में बन जाती है, ये दिमाग में रहे। पास्ट इंडेफिनिट की क्लास कहाँ बन जाएगी, पास्ट परफेक्ट में बन जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट की क्लास पास्ट परफेक्ट में बन जाएगी। और सेड टू मी को हम सीधे सीधे क्या करेंगे, आस्क्ड या सॉरी क्वेश्चन मार्क तो है नहीं तो आस्क लगाएंगे, यानी टोल्ड में बदलेंगे। यानी सीधे सीधे क्या हो गया, रोशन टोल्ड मी, रोशन ने मुझसे कहा दैट की संदीप हैड मेड अ न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिज टीचर। सर ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सटीक उत्तर हो जाएगा, बाकी सारे उत्तर गलत हैं, चेक कर लेना, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिसेबल। डिसेबल का मतलब जिसमें आप एबल ना हो, अयोग्य हो,
तो इसका एंटोनिम बताना है, यानी अयोग्य का मतलब आप योग्य हों, तो आपका कह रहा है डिसअप्रूव नहीं, ठीक है, डिसअलाउ नहीं, रिफ्यूज नहीं, परमिट, यानी भाई आपको अयोग्य नहीं घोषित किया जाता है, आपको परमिट किया जाता है। आपका उत्तर परमिट सही हो जाएगा यहाँ पे भाई, परमिट सही हो जाएगा यहाँ पे आपको, यानी आपको अलाउ कर दिया गया। देखो भाई डिसेबल होंगे तो आपको डिसअलाउ किया जाएगा, डिसेबल होंगे तो आपको डिसअप्रूव किया जाएगा, डिसेबल होंगे आप तो आपको रिफ्यूज कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा, लेकिन एबल जब आप होंगे तब आपको परमिट मिलेगी। यानी सर डिसेबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, परमिट हो जाएगा। डिसेबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, परमिट हो जाएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है ना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी किसकी चर्चा कर रहा है, इंटीग्रेट की चर्चा कर रहा है भाई। इंटीग्रेट का मतलब आप समझ पा रहे हो क्या होता है, इंटीग्रेट का मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, एक साथ होना, यानी ढेर सारी मात्रा में होना। यानी अब आप समझ जाना, किसी चीज को इकट्ठा करना, इंटीग्रेट, ये आपने पढ़ा है मैथ्स में, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या पढ़ा है, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब उसमें क्या होता है, समाकल मतलब जोड़ता है लोगों को। तो यूनाइट मतलब एकता, यानी यूनाइट का मतलब भी होता है जोड़ना, एक तरीके से समझ जाओ भाई। यूनाइट का मतलब क्या होता है, संयुक्त, यानी जोड़ना। इंक्रीज बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, डिसअपियर गायब हो जाने की बात नहीं हो रही है, डिवाइड बटने की बात नहीं हो रही है। ये भाई डिवाइड का मतलब हो जाता है बटना, क्या हो जाता है, बटना। ये डिसअपियर का मतलब क्या हो जाता है, डिवाइड का मतलब हुआ भाई बटना, क्या हो गया, बटना, ये समझ जाना, यानी बांटना आप मान लो, एक तरीके से डिवाइड करना, बांटना, ठीक ना भाई, बांटना बोल सकते हो। डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना बोल सकते हो, समझ गए हो आप। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, लेकिन बात यहाँ बढ़ने की बात, यहाँ इकट्ठा करने की बात हो रही है, यानी एक के साथ एक जुड़ने की बात हो रही है। ऐसे केस में यूनाइटेड आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई। इंटीग्रेट का सिनोनिम यूनाइटेड होता है, समझ पाए ना भाई, यूनाइटेड आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और आते हैं, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए भाई। अब देखो, तार्किक और अर्थपूर्ण शब्दों में व्यवस्थित कर, यानी सबसे पहले जो आता है, उसके बाद जो आता है, उसके बाद जो आता है, उसके बाद जो आता है। बात तुमने पढ़ा ना भाई, किलो हेक्टो डेका ग्राम, किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली। बात समझ पाए ना भाई, किलो हेक्टो डे, अरे ये यन नहीं है, कौन करा यन है, ये हेक्टो है, एच है, तो किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली। अब इस सीरीज में जो आएगा उसी से तुम्हें सेट करना भाई। सबसे पहले डेका आया, फिर डेसी आया भाई, समझ लेना बात को, समझ लेना बात को भाई, समझ लेना बात को। पहले डेका आया, फिर आया डेसी, फिर आया सेंटी और फिर आया मिली। तो डी, कैपिटल डी स्मॉल सी स्मॉल एम, यानी डेका डेसी सेंटी मिली। यानी बात करें तो कहाँ से चालू करेंगे, डेका से चालू करेंगे, डेका डेसी सेंटी और फिर कहाँ जाएंगे, मिली पे, यानी डेका डेसी सेंटी और मिली, यानी आ जाएंगे 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1 कहीं पे है, 2 3 4 और 1 नहीं है भाई, देख लो गौर से, 2 3 4 और 1 नहीं मिला तो पलट दो, नहीं मिला तो पलट दो, 1 1 से आ जाओ, 1 4 1 4 3 2 आ गया ना भाई, 1 4 3 2, मैंने कहा पलट दो। अगर नहीं बनता है, आगे से नहीं बना तो पीछे से बना लो। 1 1 3 सॉरी 1 4 3 और 2, तो 1 4 3 और 2, आपका उत्तर क्या हो जाएगा सही भाई। अगर आगे से नहीं मिला तो पीछे से बना लो, आपका उत्तर क्या हो जाएगा सही, आपका उत्तर सही हो जाएगा डी नंबर, यानी 1 4 3 और 2। समझ में आया, आगे से नहीं बना तो पीछे से बनाओ, पीछे से ना बने तो आगे से बनाओ, दो में से एक है सही मिलेगा भाई। चलो, कह रहा उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या की बात करेगा भाई, तो आप देखो 80 कह रहा है, 79 कह रहा है, 75 कह रहा है,
66 कह रहा है। बिल्कुल सिंपल सी सीरीज बन रही है सर, बिल्कुल सिंपल सी सीरीज बन रही है। आप इसमें आनाकानी नहीं कर सकते सर, बिल्कुल सिंपल सी सीरीज बन रही है। 80 से 79, फिर क्या, एक घटा, क्या हुआ भाई, एक घटा, और फिर आया 79 से 75, क्या हुआ भाई, चार घटा, क्या हुआ भाई, चार घटा, फिर 66 से अगला आता, और अगले से आया 25, और 25 आया कैसे, यानी ये आपका यहाँ से जाएगा, ठीक ना भाई। अब समझ सकते हो। तो इससे इससे 25 आना है। मैं एक सीरीज देख रहा हूँ, यानी एक की बात करूँ तो एक का वर्ग, और चार की बात करूँ तो दो का वर्ग, यानी सर मोटा मोटी बात करूँ डिफरेंस क्या दिख रहा है, एक का वर्ग, फिर डिफरेंस दिखा हमें दो का वर्ग, तो फिर हमें डिफरेंस दिख रहा है तीन का वर्ग। ऐसे हम मान लें तीन का वर्ग, और चेक करें, तीन का वर्ग होता है 9, क्या होता है, 9, और 9 अगर हम माइनस करते हैं किस में से, 75 में से, तो क्या आ जाता है, यहाँ से तो हमने निकाला ही नहीं, ये गड़बड़ हो गया ना भाई, यहाँ से निकालो पहले, तीन यहाँ से, ये देखो, तो तीन का वर्ग क्या हो गया, 9, देखो 75 में से 9 गया, 66, ठीक है। अब चार का वर्ग, चार का वर्ग 16 होता है भाई, 16, क्या होता है, 16, तो 16 यहाँ से 66 में से 16 घटाओ, क्या घटाओ, यहाँ तुमने माइनस किया भाई, क्या माइनस किया, 9, क्या माइनस किया, 9, यहाँ माइनस करो भाई, क्या माइनस करोगे, 16 माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे भाई, 16 माइनस करोगे, समझ पा रहे हो ना। ठीक ना भाई, क्या माइनस करोगे, 16 माइनस करोगे भाई, ठीक है भाई, 16 माइनस कर दोगे, 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, हमें दिख रहा है 50 आएगा, क्या आएगा, 50, और फिर 50 में से अगर 25 माइनस कर दें भाई, क्योंकि अब की माइनस क्या करना है, चार के बाद पाँच का वर्ग, क्या माइनस करना है, पाँच का वर्ग, और पाँच का वर्ग क्या होता है भाई, 25 होता है, क्या होता है, 25 होता है। तो पाँच का वर्ग 25, तो 50 में से 25 माइनस करेंगे कहाँ पे, 25 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, 25 मिल जाएगा सर, सही हो गया, हमारा उत्तर 50 मिल रहा है। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है सर, तो 50 हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन का हो जाएगा क्या भाई, 50, तो उत्तर क्या आ गया भाई हमारा, उत्तर आ गया 50, ठीक ना भाई, उत्तर आ गया 50। सीरीज क्या बनी, एक का वर्ग माइनस हुआ, दो का वर्ग माइनस हुआ, तीन का वर्ग माइनस हुआ, चार का वर्ग माइनस हुआ, पाँच का वर्ग माइनस हुआ, उत्तर हमारा आ गया भाई 50। आगे आते हैं, देखो कह रहा है, एक लड़के से परिचय कराते हुए राधा ने, भाई एक लड़के से परिचय कराते हुए राधा ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब समझना भाई, राधा कह रही है कि यह मेरे पिता के, यानी ये कोई, ये लड़का है, ये कोई लड़का है, यह मेरे पिता के, यह जो है भाई यह, अब देखो, मेरे पिता के, ये मैं हूँ, मेरे पिता ऊपर चले जाएंगे, प्लस मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी भाई अब राधा की बात कर रही तो राधा तो नेगेटिव होगी ना भाई, और कह रहे हैं कि यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र का मतलब मेरा कोई भाई होगा, मेरा कोई क्या होगा, भाई होगा, इकलौते पुत्र मेरा कोई भाई होगा, इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी इसकी चर्चा करेंगे तो इसका पुत्र जो होगा, इसका पुत्र मेरे भाई का जो पुत्र होगा, ये इसकी चर्चा कर रही है, यानी ये व्यक्ति जो है भाई, ये व्यक्ति जो है वो ये है, ठीक ना, ये व्यक्ति जो है वो ये है। इसका मतलब ये व्यक्ति कौन है, उसने कहा, एक लड़के से परिचय कराते हुए राधा ने कहा कि यह जो व्यक्ति है, यह मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र, यानी मेरे भाई, यानी मेरे भाई का इकलौता पुत्र है, यानी का पुत्र है, यानी मेरा क्या हो गया, वो भतीजा हो जाएगा, और मैं उसकी क्या हो जाएंगी, बुआ हो जाऊंगी। अब संबंध आ रहा है, तो राधा का उस लड़के से क्या, लड़के की माँ से क्या संबंध है, लड़के की माँ से, यानी अब इस लड़के की माँ कौन होगी, ये इस लड़के की माँ इस व्यक्ति की वाइफ होगी, इस व्यक्ति की वाइफ होगी, बात समझ पा रहे हो ना भाई, इस व्यक्ति की क्या होगी, इस लड़के की माँ जो होगी भाई, वो इस व्यक्ति की क्या होगी, इस व्यक्ति की
वाइफ होगी ना भाई, इस व्यक्ति की क्या होगी, वाइफ होगी। और वाइफ का मतलब नेगेटिविटी से दिखाते हैं, यानी प्लस का नेगेटिव बीच में रिलेशन हस्बैंड और वाइफ का। तो यानी साफ बात हो गई, इसके भाई की वाइफ क्या हो गई, इसकी भाभी हो गई। यानी साफ करा तो राधा का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है, तो लड़के की माँ की जो राधा है वो ननद लगेगी भाई। क्या लगेगी, ननद लग जाएगी। आप समझ पा रहे हो ना भाई। ये इस औरत का ये हस्बैंड और हस्बैंड की जो बहन है वो क्या हो जाएगी, ननद हो जाएगी। यानी इससे इसका डायरेक्ट रिलेशन किसका है भाई, ननद का है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ननद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में कोबलर को 130 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ठीक है ना भाई। एक निश्चित कूट भाषा में कोबलर को 130 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टेबल को 93 के रूप में कूटबद्ध। तो चलो देख लेते हैं भाई, कोबलर को भी देख लेते हैं और टेबल को भी देख लेते हैं, क्या समस्या है। कोबलर को देख लेते हैं भाई। कोबलर COBLER। अब यहाँ अगर हम चर्चा करें तो यहाँ देखो ये क्या है, सी को क्या बोलते हैं भाई, आप समझ सकते हो। सी को क्या बोलते हो, आपको पता ही है। सी को क्या बोलते हो, सी को आप बोलते हो कोबलर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं भाई, देखो इसके हम अपोजिट वर्ड को लेते हैं। ठीक है ना, अपोजिट नंबर को लेते हैं। सी का अपोजिट नंबर क्या है भाई, तुमको पता है क्या है भाई, एक्स है। एक्स को क्या लिखते हैं भाई, 24 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 24। ठीक है ना भाई, इसका 24 हो गया। ओ का क्या हो जाएगा, ओ का आपका लब बोलते हो 12 हो जाएगा भाई, इसका अपोजिट हो जाएगा 12। ठीक ना भाई, 12। इसका क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट भाई 25। क्या हो जाएगा भाई, 25। इसका भी क्या हो जाएगा भाई, 25। क्या हो जाएगा भाई, 25। और ये आपका एल का क्या हो जाएगा, 12। फिर वही जब उसका तुमने ओ का 12 लिखा तो एल का ओ जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 15। ई का क्या हो जाएगा, एल, फिर इवन होता है वी, 22। 22 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और आर का क्या हो, 9 हो गया। ठीक, तो 9 हो गया। अब इन सभी को जोड़ लेंगे भाई, इनको सभी को जोड़ लेंगे, इनको सभी को जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे इसके साथ, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। टोटल जब जोड़ेंगे भाई ना तो क्या आ जाएगा, टोटल जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा, टोटल जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 132 आ जाएगा ना भाई। टोटल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 132 बन जाएगा। ठीक ना भाई, 132। सेम यही प्रकार इधर भी करेंगे, इसके साथ टेबल के साथ। ध्यान देना, टेबल के साथ जब करेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ये जीटी रोड 7 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एल का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नहीं नहीं सॉरी, एल का 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और उसके बाद ई का क्या हो जाएगा, फिर ई का आपका 22 हो जाएगा। क्या, 22। और फिर जब इन टोटल को इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे भाई, किसको, इनको और इनको, इनको ये पांचों पार्ट को जब जोड़ लेंगे तो ये जब ये जब पांचों को जोड़ लेंगे भाई तो ये टोटल मिल करके तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये टोटल मिल करके तुम्हारा जो हो जाएगा आपका 95 हो जाएगा। ठीक ना भाई, 95 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 132 लेकिन दिया क्या है, 130। इसका मतलब 2 घटा दिया गया, यही बना 130। ठीक ना भाई, 130 बना ये। क्या हो जाएगा आपका, 130। ठीक ना भाई, आप समझ पा रहे हो, धीरे धीरे समझ जाओगे। हाँ भाई, कह रहा है सर ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे समझो क्या हो रहा है।
यानी ये आपका क्या हो गया भाई, 130 हो गया, ठीक ना भाई, ये आपका 130 हो गया। ये आपका क्या, यहाँ से अगर 2 घटाओगे तुम, यहाँ से 2 घटाओगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 93 हो जाएगा, ठीक ना, जो उत्तर दिया गया है। तो ऐसे इसको भी तुमको आलमीरा को भी करना है। अब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझ जाना। आलमीरा को भी ऐसे ऐसे करना है। अभी देखो मैं थोड़ा सा लेता हूँ नीचे हल्का सा, ये देखो आलमीरा को अगर इधर देखा जाए तो आप समझने का प्रयास करना। आलमीरा को ले लो भाई, आलमीरा को ले लो भाई। चलो यहाँ पे लेते हैं, ए के लिए 26 हो जाएगा, समझना बात को, 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26 प्लस लगाएंगे आप, फिर क्या लोगे, एल के लिए लोगे तो फिर 15 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे भाई। फिर क्या करेंगे, एम के लिए लेंगे तो एम का 14 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। फिर क्या करेंगे भाई, आई के लिए लेंगे तो इंडियन रेलवे हो जाता है, इंडियन रेलवे 18 हो जाएगा भाई, फिर प्लस लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, आर के लिए लेंगे, फिर वो इंडियन रेलवे 9 हो जाएगा, फिर ए के लिए फिर से 26 हो जाएगा, और फिर एच के लिए लेंगे तो हाई स्कूल फिर आपका 19 हो जाता है। तो पूरा पूरा अगर बराबर करेंगे सर तो क्या आ जाएगा, पूरा पूरा अगर आप बराबर करेंगे तो आपका आ जाएगा 127, क्या आ जाएगा भाई 127, पूरा पूरा अगर आप बराबर करोगे, जोड़ दोगे भाई 127 आ जाएगा। और इस 127 में से अगर 2 को घटा देंगे भाई तो आपका क्या आ जाएगा 125, उत्तर क्या आ जाएगा भाई 125, समझ पाए, उत्तर आपका 125 आ जाएगा। यानी इन सब का जोड़ जो हो जाएगा, इनके अपोजिट नंबर्स का जो जोड़ हो जाएगा 127 आ जाएगा। 127 में से जैसे हम 2 को घटाएंगे तुरंत हमारा क्या हो जाएगा 125 उत्तर आ जाएगा। चलो आगे आते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच संबंध है। देखो भाई देखने का प्रयास करना, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच में है। देखो भाई 512 से कह रहा है, 512 कह रहा है 64, समझ पा रहे हो ना, 512 का 64 कह रहा है। अब 64 की अगर मैं बात करूँ तो इधर देखो भाई 8 का वर्ग है और 8 का क्यूब है, देखो समझ पा रहे हो ना भाई, ये क्या है, ये 8 का क्यूब है, वो आगे वाला, और पीछे वाला क्या है 8 का क्या है वर्ग है, बीच में अनुपात लगा है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो क्या है, ये 9 का क्यूब है 10 का वर्ग है, 11 का क्यूब है 11 का वर्ग है 11 का क्यूब है। अब आपसे कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच है। अब देखो 8 का वर्ग है 8 का क्यूब है, यहाँ देखो 11 का वर्ग है 11 का क्यूब है, यहाँ देखो 9 का वर्ग है लेकिन 10 का क्यूब है, यहाँ देखो 11 का वर्ग है लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा 12 का क्यूब है, यहाँ पे देखो 12 का वर्ग है लेकिन 11 का क्यूब है। यानी सर ये एक दूसरे का वर्ग किसी दूसरे एक ज़्यादा का क्यूब, यहाँ पे सर एक नहीं, एक ज़्यादा का वर्ग एक कम का क्यूब, यहाँ सर एक कम का वर्ग और एक ज़्यादा का क्यूब, यहाँ सर कह रहे हैं एक कम का वर्ग और एक ज़्यादा का क्यूब, लेकिन ये सर उसी संख्या का वर्ग और उसी संख्या का क्यूब। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेम ऊपर जैसे ये फॉलो कर रहा है, ठीक ना भाई। आगे देखो क्या कह रहा है, ठीक है ना सर। ये हमारा 50 क्वेश्चन इधर हो गया, और 50 क्वेश्चन हम लोग अपने अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है ना भाई। 50 क्वेश्चन आपका हो गया, शेष 50 क्वेश्चन अपने अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। आप अगले वीडियो को भी देखिएगा तभी पूरा पेपर समझ में आएगा। पहले 50 क्वेश्चन इधर देख लो, फिर 50 क्वेश्चन आप अपने अगले वीडियो में देख लेना, यानी एक पेपर हमारा पूरा का पूरा सॉल्ट आउट हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।